जितनी अमेरिका में दी गई है। और यही कारण है कि हमने अपने देश का संघात्मक कनाडा से लिया है, ना कि अमेरिका से लिया है। ठीक है, समझे? तो एक चीज तो समझ में आ गया कि हमारे राज्यों का संघ के साथ कोई समझौता नहीं है। चलो हम मान भी लेते, तब तो ऐसा हो सकता था कि अगर कोई एग्रीमेंट होता, और एग्रीमेंट का अपना कोई टाइम अवधि तो होती है, अब जब अवधि खत्म होगी तो वो अलग हो जाएगा, जबकि ऐसा हमारे इंडिया में नहीं है। क्योंकि हमारे इंडिया में संघ से राज्य बने हैं, राज्यों से संघ नहीं बना, जबकि अमेरिका में उल्टा था, वहां राज्यों से संघ बना था और हमारे इंडिया में संघ से राज्य बने हैं। दूसरी बात, यहां पर राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। अमेरिका में हो सकते थे, लेकिन बट वहां पर गृह युद्ध की स्थिति जब बनी तो अब्राहम लिंकन ने वहां के संविधान में संशोधन करा दिया कि कोई राज्य सेंटर से अलग नहीं होगा। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका क्या मतलब है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ? यानी कि भारत में संघ का विनाश नहीं हो सकता, राज्यों का विनाश हो सकता है। जैसे हमने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, भाई जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए, बताओ राज्य ने क्या कर लिया? कुछ भी कर लिया क्या? तो इसका मतलब भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। आप संघ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हाँ संघ राज्य का बिगाड़ देगा। कल को अगर संघ सरकार चाहे तो यूपी के 4 टुकड़े कर सकती है। कल को अगर संघ सरकार चाहे तो देन ये हरियाणा वाला क्षेत्र, यूपी वाला क्षेत्र आपका दिल्ली में मिलाया जा सकता है, लेकिन ये संघ सरकार पर डिपेंड करता है। तेलंगाना में क्या हुआ था? तेलंगाना की कितने दिन से आंध्र प्रदेश को लेकर डिमांड उठ रही थी कि तेलंगाना को अलग करो, 10-15 साल हो गए थे, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस ने जाते जाते 2014 में बिल पास करवाया और देन तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करवा दिया। और आंध्र प्रदेश के सीएम ने यहां तक कह दिया था कि तेलंगाना बना तो मैं अपना इस्तीफा दूंगा, अब कर लो क्या करोगे। क्या आंध्र प्रदेश के सीएम ने कुछ कर लिया? क्योंकि सारी पावर तो सेंटर के हाथ में है। सेंटर जब तोड़ना चाहे राज्यों को तब तोड़ सकती है, जब मिलाना चाहे तब मिला सकती है। 28 राज्यों की जगह 5 राज्य बना सकती है, 5 राज्य की जगह 50 बना सकती है। ये सारी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। और तभी इसी वजह से कहा है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा, यानी कि राज्यों का विनाश हो सकता है, संघ का विनाश नहीं होगा। यहां पर बात आती है कि संघात्मक शब्द का वर्णन संविधान में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए और ये लिख दिया जाए कि संघात्मक शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में हुआ है, तो नहीं हुआ है। उसकी जगह क्या लिखा है? राज्यों का संघ लिखा है। अब ये साधना कह रही वेस्ट बंगाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता संघ। बिगाड़ने के लिए क्यों नहीं बिगाड़ सकता? बिगाड़ सकता है, लेकिन सारी बात ये आती है कि जैसे कई बार एक पॉइंट आता है ना, कि जैसे हम इस पॉइंट को केंद्र राज्यों के बीच जब संबंध के टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे संघात्मक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं राज्यों को स्वतंत्रता दी जाती है। अगर केंद्र हर चीज को, हर तरीके से राज्यों को दबाने लगे तो फिर संघात्मक का मतलब क्या रहेगा? बेशक वो बात एक अलग है कि हमने अमेरिका की तरह राज्यों को स्वतंत्रता हमारे देश में, हमारे संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी तो राज्य सरकारें स्वतंत्र होकर तो काम करती हैं कि नहीं है अपने अधिकार क्षेत्र में। मतलब डीएम जो है एसडीएम का कुछ भी बिगाड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। देखो आर्टिकल जब तुम 311 पढ़ोगे तो उसमें जो है प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत दिया हुआ है, और वो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहते हैं, वो क्या कहता है कि कोई सिविल सेवक है, जिस ऑथोरिटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वही ऑथोरिटी उसको हटा सकती है। जैसे डीएम है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट माना जाता है, तो इसका मतलब उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है, यानी कि केंद्र सरकार ही हटाएगी। और यही कारण है कि राज्य सरकार डीएम का कुछ नहीं कर पाती। हाँ, राज्य सरकार डीएम को सस्पेंड तो कर सकती है, राज्य सरकार डीएम का तबादला कर सकती है, राज्य सरकार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डीएम को भेज सकती है, लेकिन बट उसको रिमूवल यानी कि टर्मिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 311 उसको संरक्षण का अधिकार देता है।
ऐसी अगर हम एसडीएम की बात करें, डीएसपी की बात करें, तो उनको कौन हटाएगा? राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल के सिग्नेचर पर ही अपॉइंट होते हैं, इसका मतलब राज्य सरकार ही उनको परमानेंट टर्मिनेट कर सकती है। ओके, वो एक आगे का विषय है बेटा, उस पर मत लेके जाओ मुझे। चलो क्या, तो यहां पर ये पॉइंट लिख लिया, ये चारों पॉइंट लिख लिए इसको, क्यों बेटा? तो नोट करके लिखो। नोट करके लिखो एक पॉइंट। भारत परिसंघीय प्रणाली में यानी कि परिसंघीय का मतलब होता संघात्मक, परिसंघीय प्रणाली में संघ यानी कि यूनियन जैसी व्यवस्था अपनाता है। जिसके कारण केंद्र शक्तिशाली व राज्य कमजोर होंगे। जबकि अमेरिका में, जबकि यूएसए में परिसंघीय प्रणाली यानी कि संघात्मक को अपनाया गया है, जिसमें राज्यों को भारत की तुलना में, राज्यों को भारत की तुलना में पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, लिख लो। लिख लिया आपने? हो गया, लिख लिया ये? तो मैंने लिखवाया कि भारत परिसंघीय प्रणाली में संघ जैसी व्यवस्था अपनाता है, जिसके कारण केंद्र शक्तिशाली व राज्य कमजोर होते हैं। जबकि यूएसए में परिसंघीय प्रणाली यानी कि संघात्मक को अपनाया गया है, जिसमें राज्यों को भारत की तुलना में पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। वहां राज्यों को ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा आर्टिकल 1 का सेकंड पॉइंट है, उसके बाद हम, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह। हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हमारे संविधान में भारत और इंडिया दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही है। हालांकि देखा जाए तो भारत के कई नाम हैं। भारत को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, सोने की चिड़िया भी कहते हैं, आर्यव्रत भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। हालांकि इसके पीछे है कि भारत में, भारत के संविधान में दो ही शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। इसका पीछे कोई तार्किक कारण तो ऐसा नहीं है, लेकिन बट ये माना गया कि भारत एक तरीके से हमारी परंपराओं को दर्शाता है, क्योंकि भारत अपने आप में विविधताओं से भरा हुआ देश है।
ठीक है, इसलिए भारत शब्द का भी प्रयोग किया गया। लेकिन दूसरे देशों के साथ जो हमारे समझौता या संधियां होती हैं वो इंडिया के नाम से होती हैं। इसलिए जब संविधान सभा ने संविधान को बनाया था तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर दिया, इंडिया का भी और भारत का भी। देन ये एक कारण है इसके पीछे। अब बात यहां पर आती है बेटा कि आर्टिकल 1 का जो सेकंड क्लॉज है ये क्या कहता है। आर्टिकल 1 का सेकंड क्लॉज ये कहता है कि जो हमारे देश में राज्य हैं 28 और यूनियन टेरिटरी है संघ शासित प्रदेश जो 8 हैं, ये आर्टिकल 1 का क्लॉज सेकंड ये कहता है कि जो पहली अनुसूची में दिए गए सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 1 का क्लॉज सेकंड है वो ये कहता है कि पहली अनुसूची में जो भी राज्य और संघ शासित प्रदेश शामिल है वही राज्य और संघ शासित प्रदेश आर्टिकल 1 के क्लॉज सेकंड में माने जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारी अनुसूची फर्स्ट किससे संबंधित है, राज्य और संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाई आपने देखा कि जम्मू कश्मीर नया यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख नया संघ शासित प्रदेश बना, तो उसको कहां लिखा गया, अनुसूची फर्स्ट में लिख दिया गया कि भैया ये अब जो है नए संघ शासित प्रदेश हैं। तो इसका मतलब ये आर्टिकल 1 का क्लॉज सेकंड ये कहता है कि जो भी हमारे फर्स्ट अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेश लिखे गए हैं या जो भी शामिल हैं वही आर्टिकल 1 के क्लॉज सेकंड में माने जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि पहली अनुसूची में 28 राज्य हैं, पहली अनुसूची में 8 संघ शासित प्रदेश लिखे हैं, तो इसका मतलब इसमें भी वही राज्य और वही यूटी शामिल होंगे। ठीक है, बस इतना मतलब है। अब देखो आर्टिकल 1 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है। आर्टिकल 1 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, लिख लेना बेटा, पहले समझ लो थोड़ा सा। ये कहता है, देखो यहां ध्यान से समझना, ये कहता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र। अब बात आती है कि इस आर्टिकल 1 के क्लॉज थर्ड के अनुसार अगर हम देखें तो भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन है, तो यहां पर लिखा है, वैसे मैं लिख देता हूं, ए है ये बी है और ये आपका सी है, ऐसे लिखा है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है, यानी कि राज्य शामिल है, संघ शासित यानी कि इसमें हम राज्यों की बात करेंगे, इसमें ये आपके संघ शासित प्रदेश हैं। तो यानी कि भारत में जो भी राज्य हैं, जो भी संघ शासित प्रदेश हैं और जो भी अर्जित क्षेत्र हैं वो सब भारत के राज्य क्षेत्र माने जाएंगे। लेकिन मुद्दा अब यहां पर आता है, और ये बात कहां बोली गई है, आर्टिकल के 1 के क्लॉज थर्ड में। लेकिन अब बात आती है कि तो फिर यूनियन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, भारत संघ का क्या मतलब है। तो अब यहां दोनों में अंतर देख लो। हालांकि आर्टिकल 1 का थर्ड पॉइंट ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो भारत में जो भी राज्य हैं, भारत में जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, भारत में जो भी अर्जित क्षेत्र हैं वो सब भारत के राज्य क्षेत्र माने जाएंगे। तो फिर भारत संघ क्या होता है, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब जिसको हम बार बार कहते हैं संघ कहते हैं ना, अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हें कि भाई किसी राज्य को संघ में शामिल कर लिया, तो संघ का मतलब क्या है। संघ का मतलब अगर हम देखें तो संघ में क्या है, संघ में केवल राज्य आते हैं, ये ध्यान रखना। तो संघ जो बनता है वो केंद्र और राज्यों से मिलकर बनता है, संघ में यूनियन टेरिटरी नहीं आते, संघ में अर्जित क्षेत्र शामिल नहीं है, संघ में केवल कौन है, राज्य आते हैं। और क्योंकि अब हमारे देश में क्या है, 28 राज्य हैं। अब क्योंकि आपने देखा होगा कि संघात्मक जो व्यवस्था है वो केंद्र और राज्यों के बीच में ही तो है। भाई यूनियन टेरिटरी आपने देखा होगा वो तो सेंटर के अधीन आते ही आते हैं। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है वो किसके बीच है, केंद्र और राज्यों के बीच है। इसका मतलब भारत संघ में कौन शामिल होगा, केवल राज्य शामिल होंगे।
और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है कि भाई संघ सूची में 98 विषय संघ के पास हैं और 59 विषय जो है राज्य के पास है कि वो 59 विषयों पर राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बना सकती हैं। तो यहां पर पॉइंट ये आता है कि पहली बात तो ये अंतर समझो कि भारत का राज्य क्षेत्र, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान खुद कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब है कि उसमें जो भी राज्य हैं, जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, जो भी अर्जित क्षेत्र हैं, वो सब भारत के राज्य क्षेत्र को बनाती है। जबकि भारत संघ किसको बनाता है? भारत संघ में कौन शामिल है? केवल राज्य आते हैं और राज्य आते हैं, और यही कारण, और राज्य कितने? 28। इसका मतलब केंद्र और 28 राज्यों के बीच में संघीय प्रणाली काम करती है। ठीक है, तो संघ जो है वो राज्यों से मिलकर बनता है, उसमें कोई यूनियन टेरिटरी और अर्जित क्षेत्र नहीं आता। और यही कारण है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो हम जब कहते हैं कि भाई संघीय व्यवस्था हमारे देश की मजबूत होनी चाहिए, तो मजबूत भैया तब होगी जब राज्यों को तुम स्वायत्तता दे दोगे। ठीक है, ताकि राज्य खुद निर्भर होकर काम कर सके। हाँ जी, तो भारत का राज्य क्षेत्र भारत के संघ से ज्यादा व्यापक है। व्यापक किस मीन्स में पूछना चाह रहे हो? यानी कि कहने का मतलब है, आप इसको ऐसे समझो कि भारत की जो संघीय प्रणाली है वो केंद्र और राज्यों के बीच में काम करती है। समझे कि नहीं समझे? भाई यूनियन टेरिटरी जो संघ शासित प्रदेश आपके 8 हैं, दिल्ली है, पुडुचेरी है, दादर है, नागर हवेली, दमन दीप है, लद्दाख है, ये तो ऑलरेडी भाई सेंटर के अधीन काम करते ही हैं। भाई अभी आपने देखा कि 2021 में गृह मंत्री साहब ने जो है दिल्ली के लिए एक नया कानून बना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया अब दिल्ली की सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल की सरकार। तो इसका मतलब यूनियन टेरिटरी जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन ही तो काम कर रही है। भाई चंडीगढ़ का जो प्रशासन है उस पर अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का ही तो है। तो इसका मतलब संघीय व्यवस्था में यूनियन टेरिटरी नहीं आते। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि जहां सरकारें स्वतंत्र होकर काम करती हैं वही तो संघीय व्यवस्था है। और स्वतंत्रता कहां पर है? केंद्र और राज्यों के बीच है। समझे इस बात को? कहां किसका फोन बज रहा अभी? चलो खैर, लिख लो भैया ये। हाँ, यूनियन टेरिटरी की बाउंड्रीज तो खुद चेंज कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि केंद्र के अधीन ही तो है। देखो भैया ऐसा है, चीजों को अच्छे से समझ लो। मैंने प्रस्तावना का टॉपिक आपको पढ़ाया, उसमें कोई समस्या तो नहीं रही आपकी? इसी तरीके से मैं कह रहा हूं सारे पॉइंट आपको क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, मेंस का पॉइंट भी आपका क्लियर बड़े आराम से हो जाएगा। जब टॉपिक को मैं खत्म कराऊंगा तो मैं पूछूंगा आपसे कि भाई आपकी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कि सर ये बताइए, सर वो बताइए। बताने के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, पूछ लो जो पूछना चाहते हो, मैं सारी चीजें बता दूंगा। उससे फायदा क्या होगा? ठीक है, क्लास की रफ्तार रुकेगी कि नहीं रुकेगी उससे? इसलिए जो मैं पहले बता रहा हूं उसे समझने का प्रयास करो। टीचर एक ऑर्डर में पढ़ाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज दूसरी चीज के साथ बेटा बंधी होती है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत संघ का मतलब है कि केवल उसमें राज्य आते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि भारत संघ में जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र और राज्यों के बीच हुआ है। तो शक्तियों का विभाजन किसके बीच हुआ है? केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, जबकि भारत का राज्य क्षेत्र जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें सभी राज्य शामिल होंगे, सभी संघ शासित प्रदेश होंगे और अर्जित क्षेत्र भी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, चलो सर ये बात तो हमें समझ में आ गया कि भारतीय संघ में केवल राज्य शामिल होते हैं और भारत के राज्य क्षेत्र में सब आ जाते हैं। राज्य भी आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरी भी आ जाते हैं और अर्जित क्षेत्र भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो अर्जित क्षेत्र है इसका क्या मतलब है? ठीक है, अंजल कह रही है सर जब हमारा संघ राज्यों से बना है तो फिर यूटी का क्यों बनाया गया? तो हमारा संघ राज्यों से ही बना है। यूटी तो यूटी पर देखो, संघ का क्या मतलब है?
संघ का मतलब यह है कि राज्य की सरकार अपना अलग काम करती है। भाई राज्य सरकार ने मान लो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई कानून बनाया तो केंद्र इंटरफियर थोड़ी करती है उसमें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य की अपनी खुद की पावर होती है। अगर यूपी की सरकार यूपी पुलिस के लिए कोई रिक्रूटमेंट निकालना चाह रही है तो केंद्र मना थोड़ी कर देगा उससे, या केंद्र हस्तक्षेप थोड़ी कर सकता है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो 59 विषयों में आता है जिस पर राज्यों का अपना अधिकार होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो शक्तियों का विभाजन है वो एक तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में है, क्योंकि केंद्र की सरकार अपना अलग काम करती है, राज्य की सरकार अलग काम करती है। तो हमारा जो भारतीय संघ है उसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत संघ में केवल राज्य ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्र क्या है, केंद्र तो एक तरीके से पूरे देश के लिए ही काम करता है। समझे? अब बात आती है भारत के राज्य क्षेत्र में सारे क्षेत्र, सारे भौगोलिक क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब आपने पूछा सर यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी बेटा वो तो ऑलरेडी ही संघ सरकार के, यानी कि वो तो ऑलरेडी केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, केंद्र सरकार की ही उस पर पावर होती है, जबकि राज्यों पर उतनी पावर केंद्र सरकार की थोड़ी होती है। समझे कि नहीं समझे? अब यूनियन टेरिटरी क्यों बनाए गए, ये आपका जो क्वेश्चन था उसका एक बहुत बड़ा कारण, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो चंडीगढ़ को लेकर 1966 में विवाद पैदा हो गया पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो आपने देखा होगा कि पंजाब का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, वो 1966 में हुआ था। अब हुआ क्या कि हरियाणा कहने लगा चंडीगढ़ हमारे राज्य में शामिल होगा और पंजाब कहने लगा हमारे राज्य में शामिल होगा। तो इस विवाद को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि भाई तुम दोनों के किसी के पास नहीं रहेगा, ये हमारे पास रहेगा, हम इसका शासन चलाएंगे। इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। आपने देखा होगा कि दिल्ली अपने आप में यूनियन टेरिटरी क्यों है, उसका भी अपना एक रीजन है, क्योंकि जनता की, हालांकि दिल्ली का जो मॉडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहां की खुद की भी अपनी सरकार है। समझे? तो अलग अलग, जैसे जम्मू कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया, क्योंकि वहां पर रीजन कोई धर्म का रीजन नहीं था, वहां पर रीजन था सामरिक रीजन। क्योंकि चाइना हमारे ऊपर बैठा हुआ है, पाकिस्तान हमारे ऊपर बैठा हुआ है, और कल को अगर, क्योंकि राज्यों की अपनी एक स्वतंत्र शक्तियां होती हैं, और कल को जम्मू कश्मीर की सरकार जो है इन चाइना को और पाकिस्तान को सह देने लगे, तो देन ये बड़ा सोच समझ के कदम उठाया गया कि भाई जब हम जम्मू कश्मीर का संविधान खत्म कर ही रहे हैं तो फिर आने वाले टाइम में जो पॉइंट विवादित हो सकता है कि उसी को आज ही खत्म कर दो। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि चाइना और जो है पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर की सरकार इनके साथ सह करके कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसान पैदा ना कर दे। इसलिए जम्मू कश्मीर का शासन केंद्र सरकार ने खुद अपने हाथ में ले लिया। और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है जम्मू कश्मीर के सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है, ताकि जम्मू कश्मीर में व्यवस्था को बनाया जा सके। ठीक है, तो इनके बनाने के पीछे, जैसे अगर हम बात करें दमन द्वीप की, दादर एंड नागर हवेली की, तो भैया पुर्तगालियों का जो है अपनी संस्कृति रही, एक प्रमुख कारण यहां पर यूटी बनाने का ये रहा। पुडुचेरी पे आपका फ्रांसीसियों का अधिकार रहा, तो वहां पर अलग संस्कृति रही, देन इस वजह से वहां पर यूनियन टेरिटरी का उसको दर्जा दिया गया। तो कई कारण हैं इसके, सामरिक रीजन भी हैं, राजनीतिक कारण भी हैं, आपके जो है सांस्कृतिक कारण भी हैं। तो कई तरीके से जब मैं यूनियन टेरिटरी का टॉपिक इसके बाद पढ़ाऊंगा तो सारा कुछ समझाऊंगा कि बनने के पीछे कारण किस यूटी का क्या रहा। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि ये जो एक्वायर्ड टेरिटरी है, यहां तक तो लिख लिया होगा आपने। ये जो एक्वायर्ड टेरिटरी है आप देखोगे तो यहां पर मैंने अर्जित क्षेत्र की बात लिखी है। अर्जित क्षेत्र होता क्या है कि अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा
मान्यता जब किसी क्षेत्र को मिल जाती है तो वो एक तरीके से अर्जित क्षेत्र माना जाता है। अब हालांकि यहां पर पहले थोड़ा समझ लो, मैं आपको बताता हूं। कोई भी जो अर्जित क्षेत्र होता है उसके बनने के कई कारण होते हैं। या तो एक कारण तो हो सकता है जीत के द्वारा, कि भैया हमने उसको जीत लिया है। एक कारण होता है कोई समझौता या संधि या कोई दान के द्वारा। एक कारण दान भी तो हो सकता है, भैया किसी ने हमें दान में दे दिया हो कोई क्षेत्र, जो कि ठीक है भैया तुम्हें दान में देते हैं हम, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दान द्वारा। समझौता है, संधि है, या दान के द्वारा। तो इस तरीके से भी हम किसी क्षेत्र को अपने देश में ले सकते हैं। और एक होता है दावा रहित क्षेत्र। जैसे आपने देखा होगा कि आर्कटिक का क्षेत्र है या अंटार्कटिका का क्षेत्र है, भाई वहां पर तो ये उन पर तो जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र है, वहां तो किसी का जो है राज नहीं है, यानी कि वहां की जमीन पर किसी का अधिकार नहीं है। तो एक तरीके से वो दावा रहित क्षेत्र है। जैसे आपने देखा होगा कि गंगोत्री वाला जो क्षेत्र है, जो हमने गंगोत्री एक अनुसंधान केंद्र बनाया था, रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो भारत अगर किसी ऐसे क्षेत्र पर दावा करना जाए जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, तो देन वो भी भारत का एक अर्जित क्षेत्र बन सकता है। ठीक है, यानी कि जिसको हम स्टेटलेस टेरिटरी कहते हैं। तो इसका मतलब अर्जित क्षेत्र, पहली बात तो अर्जित क्षेत्र कैसे बन सकते हैं? एक तो या तो हम किसी क्षेत्र को जीत लें, ठीक है, हमने युद्ध किया और हमने उसको पराजित कर दिया और हमारी क्या हुई, जीत हुई। जैसे पाकिस्तान पे हम अटैक कर दें और पाकिस्तान को अटैक करने के बाद हम कहें ये अब हमारा क्षेत्र है, ठीक है, तो हम एक तरीके से एक जीत के द्वारा भी क्या क्षेत्रों को ले सकते हैं। हम हो सकता है दूसरे देश के साथ किसी क्षेत्र को लेकर कोई संधि कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, या हो सकता है वो देश हमें दान में भी दे दे कि भैया ठीक है हमने तुम्हें दान में दिया, ले लो, अपनी जिंदगी जी लो जैसे जीना चाहते हो। या कोई ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, उस पर आप अपना अधिकार कर सकते हो। तो अर्जित क्षेत्र के कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि भारत में कौन कौन से अर्जित क्षेत्र रहे। आपने देखा होगा कि दादर एंड नागर हवेली, दमन और दीप, गोवा या सिक्किम जो जैसे क्षेत्र हैं वो हमारे अर्जित क्षेत्र ही तो रहे थे। इन पे भारत का अधिकार नहीं था, भारत में इन्हें शामिल किया गया। कैसे शामिल किया गया उसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। बात यहां पर आती है कि चले हम बात करते हैं सबसे पहले जीत के द्वारा। तो आपने देखा होगा कि जीत के द्वारा हमने दादर एंड नागर हवेली को, साथ में दमन और दीप और गोवा को एक तरीके से जीत के द्वारा ही जीता था, यानी कि इनको पराजित करके वो हमने अपने देश में शामिल कर लिया। कैसे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दादर एंड नागर हवेली में क्या हुआ था कि 1954 की बात थी। 1954 में यहां पर हुआ क्या कि यहां के लोगों ने, दादर एंड नागर हवेली के लोगों ने जो है आंदोलन कर दिया। और आंदोलन ये इसलिए किया कि भाई हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि दादर एंड नागर हवेली, दमनदीप और गोवा पर अधिकार था पुर्तगालियों का। तो दादर एंड नागर हवेली में ये जो एक तरह का आंदोलन हुआ, जन आंदोलन, ये हिंसात्मक आंदोलन था। और इस हिंसात्मक आंदोलन को रोकने के लिए जो पुर्तगाली जो सिपाही थे वो दमनदीप से दादर एंड नागर हवेली के लिए भेजे गए कि भाई इनका दमन किया जाए। अब दमन और दीप और दादर एंड नागर हवेली में बीच में डिस्टेंस है और भारत की भूमि आ जाती है। भारत ने इनको स्थान देने से मना कर दिया और कहा भाई तुम हमारी जमीन का यूज नहीं कर सकते दादर एंड नागर हवेली जाने के लिए। बड़ा पंगा हुआ। दमनदीप यानी कि पुर्तगाली इस बात को लेकर यूएनओ तक भी पहुंच गए और यूएनओ ने भारत का ही एक तरीके से साथ दिया। कुल मिलाकर ये आंदोलन जो है इतना तीव्र तेजी के साथ हुआ कि जो भी पुर्तगाली सिपाही थे यहां पर दादर एंड नागर हवेली में, सारे के सारे भगा दिए और शासन अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि वहां की जनता चाहती थी कि भारत का ही राज यहां पर होना चाहिए। अब हुआ ये
कि दादर एंड नागर हवेली 1954 में एक अनौपचारिक तरीके से भारत के हाथ में आ गया, यानी कि इनडायरेक्ट वे में 1954 में अब भारत का इस पर अधिकार हो चुका था। लेकिन अभी तक ये हमारे संविधान में शामिल नहीं हुआ था। संविधान में शामिल कब हुआ? 10वां एक संविधान संशोधन हुआ था 1961 में। CAA का मतलब होता है संविधान संशोधन अधिनियम। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में हुआ और विधिवत रूप से हमने इसको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया, दादर एंड नागर हवेली को। हालांकि अधिकार 1954 से ही हो गया था, लेकिन संवैधानिक रूप से भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया 1961 में। लेकिन अब बात यहां पर आती है, चलो ये और इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा, यानी कि क्या बना दिया गया, इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। बात आती है कि दमन और दीप और गोवा, ये दोनों पहले आपस में, यहां पर हुआ ये कि 1961 में पुलिस के द्वारा, यहां पर भारतीय पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और यहां से पुर्तगालियों को भगा दिया गया दमन द्वीप और गोवा से। तो हुआ ये कि 12वां एक संविधान संशोधन किया गया 1962 में, और संविधान संशोधन करके दमन द्वीप और गोवा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा, संघ शासित प्रदेश का दे दिया गया। और पहले गोवा के साथ दमन और दीप भी शामिल थे, यूनियन टेरिटरी एक ही थे ये। लेकिन गोवा के लोगों ने डिमांड की कि भैया हमें तो राज्य का दर्जा दो। तो अब बाद में हुआ ये कि ये जो गोवा था, यहां के लोगों ने डिमांड की, तो 1987-88 में आपने देखा होगा कि गोवा को स्टेट का दर्जा दे दिया गया, राज्य का दर्जा यहां पर दे दिया गया। तो दमन द्वीप भाई साहब अकेले हो गए, क्योंकि अब गोवा राज्य बन चुका था और दमन द्वीप अब इससे अलग हो चुका था। तो दमन द्वीप भाई साहब तो अभी भी यूनियन टेरिटरी थे। लेकिन अब एक और बदलाव यहां पर यह आता है कि जो दमन द्वीप भाई साहब हैं, ये कहने लगे भैया हम कब तक अकेले रहेंगे, हमें अपने साथ जोड़ लो। तो 26 जनवरी 1920 को आपने देखा होगा कि एक दादर एंड नागर हवेली और दमन और दीप राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2020 लाया गया और इस दमन द्वीप को दादर एंड नागर हवेली के साथ मर्ज कर दिया गया। तो पहले दादर एंड नागर हवेली, दमन द्वीप अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे, लेकिन अब दमन द्वीप को दादर एंड नागर हवेली में ही मर्ज कर दिया गया है। तो इन दोनों को अब एक संघ शासित प्रदेश माना जाता है 26 जनवरी 2020 से। तो आपने देखा कि दादर एंड नागर हवेली और दमन द्वीप व गोवा की क्या कहानी रही। तो ये ध्यान रखिएगा, दादर एंड नागर हवेली पर अधिकार 1954 में ही भारत का हो चुका था, लेकिन विधिवत रूप से इसको भारतीय संविधान में शामिल कब किया गया? 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में तब। फिर दमन और दीप और गोवा को जो है 1961 में आजाद करा लिया गया था और 12वां संविधान संशोधन करके 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया दोनों को, यानी कि दोनों एक ही थे पहले, और ये एक तरीके से 62 में हमारे संविधान में शामिल हो गया। लेकिन बाद में 1988 में आपने देखा कि गोवा एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो फिर गोवा अलग हो गया। फिर बाद में दमन और दीप 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली में शामिल कर दिया गया। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर की क्या कहानी है। देखो, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर कुछ नहीं, अभी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में ही है ये, और पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान के संविधान में पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है वो अभी तक वहां के संविधान में शामिल नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा अभी तक पाकिस्तान को पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का अभी दोनों को लेकर कॉन्फ्लिक्शन है। ठीक है, तो भारत ने तो कह दिया कि हम तीसरे पक्ष को नहीं चाहते और हम आपस में जो इसका अपने आप देखेंगे कि हम इस पे क्या करेंगे। हालांकि गृह मंत्री साहब कह चुके हैं कि भाई हम पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा था और हम इसको लेकर रहेंगे, लेकिन इसकी भी अपनी कि हमें पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर था क्या? पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी कि जब 1947 का हमारा स्वतंत्रता अधिनियम आया
तो उस टाइम जो है जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में यानी कि भारत में शामिल नहीं हुआ था। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ऐसी रियासतें थी जो बाद में शामिल हुई। लेकिन उससे पहले क्या था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर अटैक कर चुका था और काफी एरिया जो है घेर चुका था। और जो एरिया घेर चुका था, अब उसके बाद पाकिस्तान, भारत का और जम्मू कश्मीर का विलय पत्र पे सिग्नेचर हुआ और तब भारतीय सेना जो है जम्मू कश्मीर में भेजी गई पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए। फिर यहां पर थोड़ी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी उदारता दिखाई और वो यूएनओ में पहुंच गए कि भैया हम भाई भाई आपस में क्या है खून खराबा कर रहे हैं, इसलिए तुम ही निपटारा कर दो। तो ये एक पंडित नेहरू साहब की थोड़ी सी एक गलती हो गई और देन कुल मिलाकर यूएनओ ने कहा कि भैया अपने अपने हथियार डाल दो, ठीक है, और पीछे पीछे हट जाओ। पाकिस्तानी सेना भी नहीं हटी, भारतीय सेना भी नहीं हटी और कुल मिलाकर जो है वही बाउंड्री लाइन खींच दी गई और जो घिरा हुआ क्षेत्र था वही पॉक पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। भारत पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज भी अपने नक्शे में दिखाता है, पाकिस्तान भी दिखाता है, हालांकि पाकिस्तान के संविधान में ये अभी तक शामिल नहीं हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा समर्थित सरकार ही पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर में काम करती है। पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर का अपना खुद का प्रधानमंत्री होता है जो कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा ही वहां एक तरीके से उसका ही हाथ उसके ऊपर रहता है। तो अब चलो खैर पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लीजिए, थोड़ा ध्यान से लिखना। तो एक्वायर्ड टेरिटरी के विषय में आप पूछ रहे थे ना, तो वो मैंने एक्वायर्ड टेरिटरी के विषय में बताया, तो इसको लिख लीजिए। कि दमन द्वीप और गोवा कैसे बने, दादर और नागर हवेली कैसे बना, ठीक है। स्ट्रक्चर को थोड़ा खुला खुला बनाना, ठीक है, ताकि आपको अपने क्लास नोट्स में अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लिख लिया आपने? मुझे लगता है लिख लिया होगा, एक बार मुझे कंफर्म बता दो कि लिख लिया। कल तक मैं इस टॉपिक को संघ शासित, ये जो टॉपिक है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र का टॉपिक कल तक हमारा खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन में यूनियन टेरिटरी का टॉपिक खत्म हो जाएगा, संघ शासित प्रदेश का। फिर 2 दिन टॉपिक लगेंगे नागरिकता का टॉपिक खत्म होने में, ठीक है। सबनम कह रही है सर बैक स्लाइड कहाँ लिखने दिए? भैया बैक स्लाइड भी रह रही है आपकी, तो ये लिख लिया ना आपने, बैक स्लाइड लिख लो भैया। लो हमने तो बैक स्लाइड भी दे दिया आपको। जिन्होंने बैक साइड ये पिछली स्लाइड नहीं लिखी थी वो लिख लो। तो ये बैक ये लिख लिया आपने बेटा? रफ कॉपी पे बेटा लिख लिया करो, बाद में देखो इससे फायदा ये होगा जब आप रफ कॉपी पे लिखोगे, रफ के बाद फेयर में लिखोगे, तो आपको चीजें और अच्छे बेटर समझ में आएंगी। थोड़ा स्पीड के साथ लिख लिया करो बेटा, सिलेबस बहुत होता है, ठीक है। इंटरनेशनल मैप में, इंटरनेशनल मैप में पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर को ना तो भारत का हिस्सा माना गया है और ना ही पाकिस्तान का, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा तो वो तभी माना जाएगा जब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी उसको, ठीक है। कोई क्षेत्र विधिवत रूप से किसी देश का क्षेत्र वो तब माना जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होता है। लिख लिया?
देखो मैंने बताया ना बेटा, 10वां संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ था, वो तो हुआ था दादर एंड नागर हवेली के लिए, और इसको हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया। 12वां संविधान संशोधन जो हुआ था, दमन दीप और गोवा के लिए हुआ था, और इनको 1962 में हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया कि भैया ये हमारे देश के क्षेत्र हैं, और इनको संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। समझे इस बात को? तो दादर एंड नागर हवेली, दमन दीप और गोवा की क्या कहानी हुई, फिर बाद में गोवा आपने देखा कि एक अलग से राज्य बन गया, तो दमन दीप अलग रह गया। फिर हमने एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है दादर एंड नागर हवेली दमन दीप का एक पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था शायद, और 26 जनवरी 2020 को दमन दीप को दादर एंड नागर हवेली में मर्ज कर दिया गया। तो पहले ये दो अलग अलग यूटी थे, अब सिंगल है। ठीक है। हाँ, दूसरा देश करना, देखो बेटा एक बात बताओ, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। सुनिए मेरी बात। संप्रभुता का मतलब मैंने बताया था कि उस देश की स्थिति स्वतंत्र होती है। ठीक है, वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र तरीके से निर्णय ले सकता है, इसी को हम संप्रभुता कह देते हैं। भारत अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को देना चाहे, या अन्य देश का क्षेत्र भारत अपने देश में शामिल करना चाहे, इसकी पूरी स्वतंत्रता भारत को है। इसका कारण है क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। समझ में आ गया? संप्रभुता का मतलब ही तो यही हुआ, भैया हमारी मर्जी, हम अगर पाकिस्तान के कुछ हिस्से को लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर हमारे हाथ में ताकत है तो। जिसकी लाठी मजबूत होगी, ठीक है, क्षेत्र उसी का होगा। समझे कि नहीं समझे? तो अमेरिका से देश, अन्य देश क्यों डरते हैं? क्योंकि उसकी लाठी में ताकत होती है। ताकत के कई कारण होते हैं। ताकत का एक कारण है कि आपका डिफेंस बहुत मजबूत है, और ताकत का एक कारण ये भी होता है कि आपकी इकोनॉमी की बहुत मजबूत है, क्योंकि इकोनॉमी की हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। यूएसए अपने आप में पावरफुल देश क्यों माना जाता है? कि दोनों तरीके से ही वो मजबूत है। समझे? हम चाइना, भाई हम चाइना से हार चुके हैं। आपने देखा होगा कि 1900 जब 62 का युद्ध हुआ था तो हमारी हार हुई थी। हालांकि भारत देश अपने आप में कोई कमजोर देश नहीं है, आज उसकी डिफेंस प्रणाली काफी मजबूत है, और भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अच्छी दावेदारी रखता भी है। लेकिन चाइना के मुकाबले आज भी हम कहीं ना कहीं थोड़े उतने मजबूत नहीं हैं जितना हमें जितना मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि युद्ध की जब स्थिति बनती है तो उसमें कई चीजें हमें देखनी होती हैं। खैर, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे अब बात आती है कि समझौता या संधि के द्वारा, जैसे हमने कहा कि हम कोई समझौता करें या कोई हम संधि करें, तो उसके द्वारा भी हम किसी दूसरे देश को, हम दूसरे देश के क्षेत्र को ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, समझौता हो, संधि हो या दान के द्वारा हो, कि भैया ठीक है तुम्हें दान में दे दी। आपने देखा होगा कि जो पांडिचेरी है, भाई पांडिचेरी में जिस पर फ्रांस का अधिकार रहा, पांडिचेरी के कई क्षेत्र हैं, जैसे एक पांडिचेरी हो गया, कराईकाल हो गया, यनम हो गया, माहे होगा, और एक चंद्रनगर भी था। तो अगर आज की स्थिति में अगर हम देखें तो जो पांडिचेरी जिला है और जो कराईकाल जिला है वो तो तमिलनाडु में की स्थिति बनी हुई है, यनम आंध्र प्रदेश में है, और माही केरला में अवस्थित है। ठीक है, लेकिन चंद्रनगर जो था वो वेस्ट बंगाल में था, लेकिन बट चंद्रनगर के साथ ये हुआ कि 1950 में इस पर फ्रांसीसियों का ही अधिकार था, वेस्ट बंगाल में शामिल कर दिया गया था। लेकिन पांडिचेरी, कराईकाल, यनम और माहे शामिल नहीं हुए थे, और आपने देखा होगा कि फ्रांसीसियों का अधिकार था, और 1954 में फ्रांसीसी इसको छोड़ के चले गए। किसको? पांडिचेरी, कराईकाल, यनम और माहे को। किसको? इनको। अभी जब ये 1954 में छोड़ के चले गए तो भारत ने कहा भैया क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो पांडिचेरी यानी कि फ्रांस ने कहा यार बहुत दूर पड़ता है, ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्र हैं ये, हम फ्रांस से यहां पर इनका शासन करने आएंगे, हमारा उतना तो वैसे भी खर्चा पड़ जाएगा। ठीक है, तो भैया हम तो एक काम कर रहे हैं, तुम ले लो यार इसको, ठीक है, ये क्षेत्र तुम्हारे हो गए।
भारत ने कहा कि ठीक है जी, ये जब हमें तुम दे ही रहे हो तो क्या दिक्कत है, हम तो लेने के लिए तैयार बैठे हैं क्योंकि हमारे देश में ही आ रहे हैं ये। तो भैया इनमें दे दिया, दान में दे दिया, और फ्रांस ने ये क्षेत्र छोड़ दिए। ठीक है, लेकिन एक विधिवत तरीका होता है कि कल को कहने लगे फ्रांस भैया क्षेत्र तो हमारे हैं, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि को भी मानना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय विधियों को भी अपनाना पड़ेगा। तो हुआ ये कि जब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गई तो भारत ने एक काम करा, 14वां संविधान संशोधन करा दिया अपने संविधान में 1962 में। और 14वां संविधान संशोधन करके पांडिचेरी, कराईकाल, यनम, माहे को एक यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। तो इसका मतलब 1954 से ही इन क्षेत्रों पर भारत का अधिकार हो गया था, भारत ही इनका शासन चला रहा था। लेकिन विधिवत रूप से हमारे देश में, हमारे संविधान में ये शामिल कब हुए? 1962 में, और इनको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो इन चारों जिलों को पुडुचेरी कहा जाता है। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें 4 जिले हैं, एक पांडिचेरी है, एक कराईकाल है, एक यनम है और एक माहे है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पुडुचेरी हमारे देश में शामिल हो गया। हाँ जी, देखो संस्कार कह रहे हैं सर, फिर एक बात बताइए, फिर रसिया यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है तो फिर यूएसए उस पर सेक्शन क्यों लग रहा है? देखो बेटा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, जहां तुम रहते हो वहां 2 तरह के लोग रहते हैं, एक ताकतवर और एक है कमजोर। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना कि हमारा आईआर कैसे काम करता है। ठीक है, ये कोई आईआर अपने आप में कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हम आसपास के व्यवहार में देखते हैं वही एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में होता है। मान लीजिए मैं कोई ताकतवर हूं, मेरा परिवार, सब परिवार ताकतवर नहीं होते हैं, तो मैं क्या काम करूंगा? पहली बात तो मेरी नीति क्या होगी कि यार मेरे आसपास के जो लोग रहते हैं उनके साथ बना के चलूंगा, कभी उनको उपहार दूंगा और कभी किसी गरीब की सहायता करूंगा, ताकि कभी कोई इस तरह की कोई बात आए, विवाद का पॉइंट आए तो ये लोग मेरा साथ दे दे। ठीक है, दूसरी बात, कहीं पर मुझे अगर हथियार चलाने की आवश्यकता पड़ेगी या मुझे डंडा की आवश्यकता पड़ेगी, जहां मुझे हुकूमत चलानी होगी तो मैं वो भी दिखाऊंगा अपनी पावर भी। तो कोई भी देश जो होता है वो, आपने देखा होगा कि भारत नेपाल की हेल्प क्यों करता है, भारत श्रीलंका की हेल्प क्यों करता है, भारत अपनी पड़ोसी देशों की हेल्प क्यों करता है? क्योंकि उसकी मजबूरी है भाई, उसे बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये लोग हमारे साथ खड़े हो सके। ठीक है भाई, पड़ोसी को तो तुम चेंज कर नहीं सकते, पड़ोसी तो पड़ोसी है भैया, क्या करोगे? ठीक है, नेपाल को तुम भगा थोड़ी दोगे, तो भैया तुम्हें बना के तो चलनी पड़ेगी। अब बात यहां पर आती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी जिसकी लाठी में ताकत होती है ना, चलती हमेशा उसी की है। इजराइल पे आपने देखा होगा कि जो इराक था, इराक पे यूएसए ने अटैक कर दिया था, यूएनओ ने मना कर दिया था कि अगर तुम, हम अंतर्राष्ट्रीय आप पे प्रतिबंध लगा देंगे। यूएसए ने कहा तुम्हें जो करना कर लो, भैया सद्दाम हुसैन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और सद्दाम हुसैन को मार दिया, कर लो क्या करोगे तुम। वही यूक्रेन की कहानी है, रसिया ने कहा भाई जो तुम्हें करना कर लो, मुझे जो यूक्रेन के साथ करना है मैं करूंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधी तो लगाओगे, मेरे व्यापार को ही तो रोकोगे, कर लो जो करना है तुम्हें, मैं सक्षम देश हूं अपने आप में, मैं अपने आप देख लूंगा। तो कहने का मतलब ये, और हालांकि हर चीज के पीछे अपने कारण होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो है एक इतिहास रहा है, वर्चस्व की लड़ाइयां रही हैं। ठीक है, देशों का अपना ध्रुवीकरण हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान, भारत धीरे धीरे अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दूसरे देशों में बना भी रहा है। चाइना तेजी के साथ आगे क्यों बढ़ रहा है? वो चाहता है कि भाई मेरी इकोनॉमी की स्थिति अगर मजबूत सबसे होगी तो कल को मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ताकतवर देश बन जाऊंगा। ठीक है, और चाइना कई बार तो अमेरिका को भी धमकी दे देता है, कर ले भैया जो तुझे करना है। तो ये सारी लड़ाइयां किस चीज की हैं? व्यापार की लड़ाइयां हैं, वर्चस्व की लड़ाइयां हैं, और क्या है?
हम हर तरह की नीतियां, एक तरीके से देश अपनी नीतियां, धमकाने वाली नीति भी अपनाता है। देश जो है, जो पड़ोसी देश हैं उनको हेल्प भी करता है, और अपने व्यापार को चमकाने चमकाने के लिए भी हम कई बार जो है दूसरे देशों की हेल्प करते हैं। जैसे यूएसए कई बार पाकिस्तान की हेल्प करता देखा गया है, ताकि उसके जो वेपन्स हैं वो उसका व्यापार बढ़ सके। भारत और पाकिस्तान का जो है विवाद खत्म ना हो, और इससे कहीं ना कहीं यूएसए की कंपनियां चमकती रहेंगी, जो वेपन्स कंपनियां हैं, क्योंकि उनकी खरीदारी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो खैर मेरा कहने का मतलब ये है कि आईआर अपने आप में कोई ऐसा नहीं है बेटा कि आईआर कोई रॉकेट साइंस है, समझ में नहीं। आईआर तो बहुत सिंपल वे में है, यानी कि जो आप अपने आसपास देखते हो वही चीज आईआर में होती है अंतरराष्ट्रीय देशों में, ठीक है। लेकिन बट ये है कि थोड़ा सा हमें उस देश का अपना एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि उस देश का बैकग्राउंड क्या रहा। देखो, यहां पर बात ये आती है कि मैंने पांडिचेरी, कराईकाल, यनम और माहे की बात करें, तो आज पुडुचेरी में जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये तो आपको पता हो गया कि पांडिचेरी कराईकाल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो तमिलनाडु में स्थित है, यनम आंध्र प्रदेश में, माहे जिला जो केरला में है। 1954 में फ्रांस इन क्षेत्रों को छोड़ चुका था और कह दिया भैया तुम शासन संभाल लो, तो भारत ने इनका शासन संभाल लिया। लेकिन बट विधिवत रूप से हमारे संविधान में कब ये जोड़े गए? 14वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, और इनको एक यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। हालांकि चंद्रनगर पर भी अधिकार फ्रांसीसियों का था, लेकिन चंद्रनगर पहले 1950 में वेस्ट बंगाल में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पर एक समझौता, यानी कि फ्रांस के साथ संधि की थी, हमने ये कोई जीता नहीं था, ठीक है। इस तरीके से ये जो अर्जित क्षेत्र है वो हमारे भारत में इस तरीके से शामिल हो गया। ओके, ओके, लिख लिया आपने बेटा। अब मुद्दा आता सिक्किम का, कि सिक्किम भी अपने आप में एक अर्जित क्षेत्र रहा एक तरीके से। आपने देखा होगा कि सिक्किम एक रियासत था, और वो एक तरीके से भारत की ही रियासत थी, ठीक है। लेकिन सिक्किम में आपने देखा होगा कि सिक्किम के विषय में यह था कि सिक्किम का जो रक्षा क्षेत्र था, सिक्किम की जो विदेश नीति थी, वो भारत ही देखता था। लेकिन सिक्किम में अपना एक राजतंत्र था, राजशाही व्यवस्था वहां काम करती थी, और चोंग्याल वंश का वहां पर शासक था, ठीक है। चोंग्याल वंश का शासक था वहां पर। अब हुआ क्या कि चोंग्याल वंश का जो शासन था, इसका मतलब वहां पर एक राजतंत्रीय व्यवस्था थी। और आप देख रहे हो कि सिक्किम के विषय में विदेश नीति, रक्षा और संचार, इस पर अधिकार किसका था? भारत का था। लेकिन हुआ क्या कि वहां के लोगों की डिमांड ये थी कि भैया सिक्किम को भारत में शामिल करो, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि सिक्किम भारत में शामिल हो। लेकिन बट थोड़ा सा सॉल्यूशन करने के लिए, जनता की आवाज को रोकने के लिए, राजा ने एक मंत्री परिषद का वहां गठन कर दिया। ठीक है भैया, मैं मंत्री परिषद बना देता हूं। लेकिन राजा से गलती एक हो गई कि मंत्री परिषद को ताकत दे दी, और जब मंत्री परिषद को ताकत देती तो मंत्री परिषद का सेटअप कर दिया गया। उसके बाद तो वहां मंत्री परिषद ने डिमांड करी कि भाई देखो, एक काम करो, हम ये चाहते हैं कि भाई भारत की विदेश, ये सिक्किम की विदेश नीति, रक्षा, संचार, ये तो भारत के अधिकार में है। भारत जो है हमारे विदेश नीति, रक्षा, संचार को देखता है, ठीक है। तो क्यों ना भारत के, क्यों ना सिक्किम के 2 प्रतिनिधि भारतीय संसद में हों। तो इन्होंने एक मंत्री परिषद ने, जो नेपाल की मंत्री, इसकी सिक्किम की मंत्री परिषद थी, उसने भारत से कहा कि भाई हमारे 2 प्रतिनिधि, यानी कि 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम के 2 प्रतिनिधि भारतीय संसद में हो, इस तरह की बात रखी। लेकिन बट अब एक चीज बताओ कि भारतीय संसद में कैसे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सिक्किम तो भारत का क्षेत्र था ही नहीं, ठीक है। सिक्किम अपने आप में एक स्वतंत्र था और वहां राजतंत्रीय व्यवस्था थी। तो कुल मिलाकर इस सॉल्यूशन करने के लिए, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो, तो एक सुझाव दिया गया कि भाई क्यों ना हम एक अपने संविधान में इस सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना लें, एक सहयोगी राज्य बना लेते हैं। और सहयोगी राज्य अगर बन जाएगा तो हम
इस सहयोगी राज्य के 2 प्रतिनिधि अपनी भारतीय संसद में शामिल कर लेंगे। तो कुल मिलाकर एक 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, और एक नया आर्टिकल 2A जोड़ दिया गया। और जब नया आर्टिकल 2A जोड़ा गया तो सिक्किम को एक तरीके से सहयोगी राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सहयोगी राज्य। ठीक है, लेकिन वहां की जनता ने आंदोलन कर दिया और जनता ने कहा कि भैया हम किसी भी कीमत पर हम राजतंत्रीय देश में नहीं रहना चाहते। तो राजा ने पूछा फिर कैसे? तो राजा ने कहा कि देखो एक काम करता हूं, मैं जनमत करा लेता हूं। अब जनमत में जैसी आपकी इच्छा होगी उस हिसाब से हम देखेंगे। तो जनमत जब हुआ यहां पर, तो देन सिक्किम की जनता भारत के यानी कि भारत का ही राज यहां पर चाहती थी। तो कुल मिलाकर मंत्रिपरिषद ने यहां राजा के पद को हटा दिया गया, और फिर अब रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था, और देन सिक्किम के लिए फिर सिक्किम को भारत में शामिल कर दिया गया। फिर शामिल कैसे हुआ? एक 36 अमेंडमेंट हुआ 1975 में। तो सिक्किम को एक तरीके से राज्य का दर्जा दे दिया गया, और इसमें आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया गया, और आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो हमने एक नया आर्टिकल 2A बनाया था उसको समाप्त कर दिया गया, और सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। समझ रहे हो ना? तो सिक्किम यानी कि 35वें संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ था उसके लिए हमने नया आर्टिकल 2A जोड़ा था और सिक्किम को एक सहयोगी राज्य बनाया था। फिर 36 अमेंडमेंट करके 75 में हमने क्या काम किया कि सिक्किम को जो है सहयोगी राज्य से राज्य का दर्जा दे दिया, और साथ में जो आर्टिकल 2 में जो सहयोगी राज्य की बात लिखी थी वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब तो राज्य बन चुका था सिक्किम। ठीक है, तो कई बार जैसे पॉइंट आता है कि सिक्किम नया राज्य कब बना था, भारत का राज्य है, भारत में प्रवेश कब कराया गया? तो 36 अमेंडमेंट के थ्रू 75 में हुआ था। ये सिक्किम की अपनी आप में कहानी हुई, कहानी रही। हो गया? जब आप लिख लो तो समझा देना। लिख लिया आपने? अब ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, सिक्किम की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब एक और पॉइंट आता है कि जैसे रियासतों की अगर हम बात करें, ये जो प्रिंसली स्टेट थे, जो रियासतें थी, इनकी क्या कहानी थी? भाई आप अच्छी तरह जानते हो कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की गई थी, और जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान और रियासतें ये क्या होंगी? ये स्वतंत्र होंगे, यानी कि इनको स्वतंत्र कर दिया गया। यह स्वतंत्र यानी कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, और रियासतें जो है स्वतंत्र होंगी। या ऐसे लिख लो, स्वतंत्र देश होंगे। ऐसा माउंटबेटन प्लान में पहली बार ऐसा कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले तो स्पष्टीकरण था ही नहीं। अब यहां पर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो रियासतें उस टाइम जो 552 थी,
ये जो 552 रियासतें थी, अगर भारत में शामिल नहीं होंगी तो भारत का जो एक अखंड भारत का जो सपना है वो तो खत्म। जो है इसके लिए काफी सेंसिबल यानी कि सेंसिटिव भी थे। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हैदराबाद अपने आप में इतनी बड़ी रियासत थी कि अगर हैदराबाद को भारत में शामिल नहीं किया जाता तो भारत के दो टुकड़े होते, नॉर्थ का भारत और साउथ का भारत। और ये दूरदर्शिता सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही थी कि भारत में रियासतों को कैसे जोड़ा जा सकता है, और रियासतों को अगर नहीं जोड़ा तो भारत की भौगोलिक संरचना क्या रहेगी और आने वाले टाइम में उसका इंपैक्ट क्या रहेगा। इस बात को बहुत अच्छे से सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ चुके थे और विशेषकर इन्होंने सरदार पर अपना पूरा का पूरा फोकस कर दिया। हालांकि माउंटबेटन साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत अच्छे मित्र भी थे और खुद पटेल साहब ने या माउंटबेटन साहब से ये कहा था कि आपने ये क्या कर दिया, ये तो आपने बहुत गलत किया है। तो माउंटबेटन साहब ने कहा कि देखो, ब्रिटिश संसद ने जो है जिस तरीके से हमसे कहा गया हमने उसी तरीके से किया, लेकिन बट मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके साथ हूं, तो आप जैसे भी चाहोगे मैं आपका साथ पूरे तरीके से दूंगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब था कि अब 15 अगस्त 1947 को आप अच्छी तरह जानते हो कि भारत स्वतंत्र हो चुका था, भारत इंडिपेंडेंट हो चुका था। लेकिन भारत की इंडिपेंडेंसी के बाद भी अधिकतर हालांकि रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी। अब वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर तरीके से साम दाम दंड भेद कोई भी नीति नहीं छोड़ी, सारी नीतियों को अपना लिया। किसी को धमका के शामिल किया तो किसी को पैसा दे के शामिल किया, किसी को हाथ जोड़ के शामिल किया, यानी कि साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाई। आज हमारा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का कर्जदार है इस बात को लेकर कि अगर उनकी सोच ये ना होती तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि हमारे इतिहास में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका हमेशा जो है भारत देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। तो कर्जदार पटेल साहब के आज भी हम हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जम्मू कश्मीर के संविधान को लेकर जो विवाद थे, हालांकि ये सब राजनीति के हाथ में होते हैं कि उन विवादों का अगर विल पावर हो राजनीतिक पार्टियों के पास तो उन विवादों को दूर कर सकती है। जैसे हमने जम्मू कश्मीर के संविधान का मामला देखा। हमारे देश में दो तरह के संविधान काम कर रहे थे, एक भारत का और एक जम्मू कश्मीर का। हालांकि अंबेडकर साहब ने इस बात का विरोध किया था कि ऐसे कैसे संभव है कि एक ही देश में दो तरह के संविधान होंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना यह था कि अगर जम्मू कश्मीर को शामिल करना चाहते हो तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह की बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस का विघटन ना हो जाए, और क्योंकि धर्म के आधार पर हम पहले ही पाकिस्तान के साथ बट चुके थे, और बंटवारे ना हो जाएं, तो बहुत से लोगों ने इस बात को लेकर समझौता कर लिया, ठीक है भैया तुम जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान बना दो। बन गया। तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा सपना साकार कर दिया जो हम सपने में भी नहीं सोच रहे थे। यानी कि हमें सपने में भी दूर दूर लगता था कि क्या जम्मू कश्मीर का संविधान खत्म होगा, या जम्मू कश्मीर की जो अपने आप में एक स्वैच्छा दी गई है क्या वो खत्म हो पाएगी। लेकिन बट ये चीजें दूर की गई। इसका मतलब समस्याओं का समाधान राजनीति के हाथ में है, अगर नेता ऐसा हो जिसकी अपनी विल पावर हो। और देन कुल मिलाकर ये इतिहास में लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम पैदा हुआ था और जिसने अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर का जो विवाद था वो दूर किया था। ये आने वाले टाइम में भारत इसका कर्जदार रहेगा, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसे आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, ऐसी आने वाले टाइम में हम जो है नरेंद्र मोदी की भी बात करेंगे।
अब यहां पर थोड़ा सा आप देखिए कि 3 रियासतें ऐसी थी, ये अभी तक किसी में शामिल नहीं हुई थी। बेशक देश हमारा आजाद हो चुका था, अब ये था कि भैया इनको कैसे हम भारत में शामिल करें। तो जम्मू कश्मीर के साथ तो आपने देखा कि जो विलय पत्र था, विलय पत्र पे सिग्नेचर हुआ था, तब जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया। लेकिन विलय पत्र में कंडीशंस थी कि भाई जम्मू कश्मीर का अलग से एक संविधान होना चाहिए और जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता अलग राज्यों यानी कि अन्य राज्यों के मुकाबले अलग स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इस बात को मान लिया गया। हैदराबाद में पुलिस के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया और जबरदस्ती हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही नीति थी। और जूनागढ़ में आपने देखा कि जनमत संग्रह हुआ और वहां के लोगों ने भारत के पक्ष में 99% वोट डाला और देन इस तरीके से जूनागढ़ भारत में शामिल कर लिया गया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये तीनों क्षेत्र जो है हमारे भारत में शामिल किए गए और इसी कारण भारत का जो आज भौगोलिक क्षेत्र है वो आप देख पा रहे हो। तो रियासतों की थोड़ी कहानी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से कहानी रही, हालांकि थोड़ा शॉर्ट वे में मैंने बताया है क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं बता सकता, टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कहानी बता के मैंने समझा दिया कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत, पाकिस्तान और रियासतें स्वतंत्र होंगे। रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चाहे तो शामिल हो सकती हैं। और देन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत का सपना देखा और अधिकतर रियासतों को भारत में शामिल किया। फिर बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को भी भारत में शामिल कर लिया गया। तो ये कहानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया बेटा? बैक स्लाइड, चलो बैक हमने कर दिया।